सभी का एसआर आदर्श स्कूल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जो अपन भारतीय संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व पढ़ रहे थे, उसके आधारभूत तत्व पूरे हो गए, एकात्मकता के लक्षण कंप्लीट हो गए थे। फिर है कि भारतीय संघवाद की जो नवीन प्रवृत्तियाँ हैं कि जो नए आयाम क्या है, जिससे कि राज्य की भागीदारी है केंद्र के बराबर आ सके। तो इसके लिए जो प्रयत्न किया गया, देखिएगा कि अनेक संस्थाओं के माध्यम से राज्यों की उचित भागीदारी, यानी ऐसे संस्थानों की स्थापना की गई जिसके अंदर है राज्यों की भागीदारी भी केंद्र के बराबर लाई जाए। इसमें देखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषदें तथा नीति आयोग इत्यादि संस्थाओं के माध्यम से जो संघवादी स्वरूप था, संघवादी स्वरूप यानी जिसके अंदर है केंद्र की भागीदारी सर्वाधिक थी, यानी और संघवादी जो स्वरूप था उनमें राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयत्न किए गए। ये जो नीति आयोग है, आपके आगे लेसन आएगा, उसके अंदर नीति आयोग पूरा है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, सदस्य कौन होते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसके कार्य क्या होता है, संपूर्ण है। देखिएगा जो नीति आयोग है, इस नीति आयोग के स्थान पर पहले था योजना आयोग। योजना आयोग, इस योजना आयोग की स्थापना होती है आपके 15 मार्च 1950 को, यानी इस योजना आयोग की स्थापना होती है 15 मार्च 1950 को। और फिर इसका नाम परिवर्तन कर दिया जाता है, और ये नाम परिवर्तन करके इसका कर दिया गया नीति आयोग। नीति आयोग, तो ये नीति आयोग नाम क्या जाता है 1 जनवरी 2015 को ये नाम किया जाता है। और इस नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री होता है, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी इसके नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो देखिए दूसरी जो नवीन प्रवृत्तियां वो है क्षेत्रीय दलों का बढ़ता प्रभाव, यानी जो प्रारंभिक जो स्वरूप की अपन बात करें तो प्रारंभ में क्या था कि एक दलीय व्यवस्था थी कि जिस पार्टी की सरकार केंद्र में थी उनकी राज्यों में हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो बहुदलीय व्यवस्था कायम हुई और एक दल से 2 दल की सरकार बननी शुरू हुई। देखिए प्रारंभिक वर्षों में केंद्र तथा राज्यों में एक दलीय प्रभुत्व वाली संस्थाओं के कारण विवाद कम रहे, यानी केंद्र में जिस पार्टी की सरकार, यानी केंद्र प्लस राज्य दोनों में एक ही पार्टी की सरकार थी और ऐसे में विवाद कम थे। लेकिन केंद्रीकरण की प्रवृत्ति ऐसे करते करते धीरे धीरे क्या हुआ कि केंद्र सरकार के पास में शक्तियां अधिकांश आने लगी, राज्यों की जो शक्तियां थी वो राज्य सरकार उनका वो प्रयोग नहीं कर पा रही थी। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति हावी रही और 1967 के पश्चात में केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवाद बढ़ने शुरू हो गए थे, क्योंकि वहां पर बहुदलीय सरकारें बढ़नी शुरू हो गई थी। और सन 1955 में पहली बार देखिएगा धारा 356 अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो वहां पर केंद्र में मान लीजिएगा अलग सरकार है, राज्य में अलग सरकार है, तो वहां पर क्या होता था 356 का प्रयोग ज्यादा होने लग गया। 1955 में जो धारा 356 को लेकर के केंद्र तथा राज्यों के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लेकिन वर्तमान में ये स्थिति है कि केंद्र सरकार तो मजबूत है, मजबूत होने के बावजूद भी राज्यों के हितों का ध्यान रखते हैं, उनको राजनीतिक तथा आर्थिक स्वायत्ता का अर्थ क्या होता है कि स्वयं के अधिकार है कि राज्य सरकार को ऐसे अधिकार प्रदान किए जाए कि वो राजनीतिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में यानी स्वतंत्र ढंग से कार्य कर सके। राजनीतिक और आर्थिक स्वायत्ता प्रदान करने की स्पष्ट प्रवृत्ति दिखाई देती है। और इसी संदर्भ में कानून भी बनाया गया 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है, वो है जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स। इसके तहत क्या था कि जैसे राज्यों की आर्थिक संसाधन है उनको मजबूती प्रदान की गई। और जीएसटी के अंदर क्या है कि जैसे कि केंद्र है, राज्य है, और राज्य जैसे कि दिल्ली है और राजस्थान है, यानी सब का क्या होगा कि सम्मान टैक्स होगा, वो किसी चीज पर दिल्ली में जो टैक्स लग रहा है वही राजस्थान में लगेगा। इस प्रकार से ये जीएसटी से संबंधित है, यानी सरकार ने कानून बनाया है। तीसरा पॉइंट देखिएगा सहकारी संघवाद की प्रवृत्ति का विकास। सहकारी संघवाद यानी जो केंद्र और राज्य सरकार है उनके बीच में जो संबंध है, किसी
बात को लेकर के अब उनके बीच में विवाद थोड़ा कम हो रहा है। तो देखिएगा कि वर्तमान में केवल जल विवादों को छोड़कर केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य सामंजस्य यानी समन्वय यानी संबंध का वातावरण बनता जा रहा है। जल विवाद का एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद यानी कावेरी नदी है, इसके जल को लेकर के तमिलनाडु और कर्नाटक इनके बीच में जो विवाद चल रहा है, अभी भी वो सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। तो इसके अंदर देखिएगा केंद्र तथा राज्यों के मध्य यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, पहली बात है केंद्र तथा राज्यों के बीच में, और दूसरी देखिएगा यदि दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद उत्पन्न, यानी इनके बीच एक केंद्र और राज्य फिर है, दो से अधिक राज्यों के बीच में यदि विवाद उत्पन्न होते हैं तो उन विवादों की जो सुनवाई करने का अधिकार है वो है भारत की सर्वोच्च न्यायालय के पास में। ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसका मुख्यालय दिल्ली में और सुप्रीम कोर्ट एक है। ये सरकारी आयोग को इम्पोर्टेंट लगा। और ये जो सरकारी आयोग है इसका गठन 1983 में होता है, और 1983 के अंदर है क्या है कि केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गए थे, और जो राज्य थे वहाँ पर विपक्षी पार्टियों की सरकार बनने लगी थी, तो वो अपने स्वायत्ता के जो अधिकार थे उनकी मांग करने लग गए थे। इस कारण दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गए थे, विवाद बढ़ते जा रहे थे। इसके ऊपर विचार विमर्श करने हेतु केंद्र सरकार ने रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 24 मार्च 1983 को एक आयोग का गठन किया जाता है, और वो इन दोनों के संबंधों पर विचार विमर्श करता है। तो देखिएगा विपक्षी राज्य कौन से होते हैं कि केंद्र सरकार, जो केंद्र में सरकार है उसके खिलाफ में दूसरी पार्टी की जो सरकार होती है वो विपक्षी राज्यों के द्वारा बार बार स्वायत्ता मैंने अभी पहले भी बताया था कि स्वयं के अधिकार है, इन स्वायत्ता की मांग करने पर इन संघर्षों पर विचार विमर्श करने के लिए केंद्र सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन किया। फिर नोट लगा के आपको ये लिखना है कि केंद्र व राज्यों के मध्य संबंधों पर विचार करने के लिए 24 मार्च 1983 को न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, और इस आयोग ने केंद्र और राज्य के संबंधों पर विचार किया। फिर एक नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, यदि कि आपसे पूछा जाए कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा आपकी राज्यसभा। ये भी आप अलग से नोट कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर। थैंक यू। इससे आगे का है जो अपन नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर अपना चौथा लेसन शुरू करेंगे व्यवस्थापिका। थैंक यू।